हेलो साथियों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये करंट अफेयर है 9 से 16 मार्च का। तो इसमें पहला टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड से अमेरिका का बाहर होना। अमेरिका ने लॉस एंड डैमेज फंड से खुद को अलग कर लिया है, जिससे पेरिस समझौता और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धता से उसकी दूरी बढ़ गई है। ये अमेरिका, चीन सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक हैं, उसके बावजूद ये पीछे हट गया है। लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जान लेते हैं। इसको कब अपनाया गया था? तो UNCCC का COP27 मिस्र में आयोजित हुआ था। उसमें कुछ बात हुई थी। गठित LDF फंड विकसित देशों के योगदान के साथ बढ़ते समुद्र स्तर, उष्ण लहरों और चरम मौसम जैसे जलवायु जनित क्षतियों का सामना कर रहे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों का समर्थन करता है। लॉस एंड डैमेज फंड का प्रबंधन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका अंतिम ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक होता है। LDF के तहत लगभग $750 मिलियन का वादा किया गया था, जिसमें वापस लेने से पहले अमेरिका ने $17.5 मिलियन का योगदान दिया था। अगला टॉपिक देखते हैं। कृषि मंत्रालय ने खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन के आंकड़े जारी किए हैं। इस बारे में देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों केवल रबी और खरीफ, जायद की फसल इसमें शामिल हैं, के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। जानते हैं किस फसल का कितना उत्पादन हुआ है। विभिन्न फसलों खरीफ और रबी के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है। देखते हैं। खरीफ फसलें। खरीफ खाद्यान्न 1663.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न 1645.27 लाख मीट्रिक टन। इसमें जायद की फसलें शामिल नहीं। खरीफ का चावल देखते हैं। खरीफ के चावल का अनुमान लगाया गया है कि 1206.79 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड। और रबी चावल जो दक्षिण भारत में उगाया जाता है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है, इसमें भी जायद फसल शामिल नहीं है। इसका उत्पादन की बात करें तो 157.58 लाख मीट्रिक टन। गेहूं का उत्पादन रबी फसल 1154.30 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खरीफ की मक्का देख लेते हैं। 248.11 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। रबी की मक्का देख लेते हैं। जायद की यहाँ भी फास शामिल नहीं है। रबी की फसल का जो मक्का उत्पादन हुआ है वो है 124.38 लाख मीट्रिक टन। खरीफ सिरियन का मतलब मोटे अनाज। मोटे अनाजों का उत्पादन 137.52 लाख मीट्रिक टन, जो खरीफ में मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ। और जो रबी की फसल में मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ वो 30.81 लाख मीट्रिक टन है। यहाँ भी जायद मौसम की जो फसलें हैं वो शामिल नहीं है। देखते हैं तूर का उत्पादन कितना है। 35.11 लाख मीट्रिक टन। चना 115.35 लाख मीट्रिक टन। मसूर 18.17 लाख मीट्रिक टन। खरीफ का तिलहन देख लो। खरीफ में तिलहन उत्पादन हुआ। उत्पादन का अग्रिम अनुमान 276.38 लाख मीट्रिक टन। रबी फसलों में तिलहन का उत्पादन 140.31 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। खरीफ की मूंगफली देख लेते हैं। 104.26 लाख मीट्रिक टन। रबी मूंगफली देख लेते हैं। रबी फसलों में मूंगफली 8.87 लाख मीट्रिक टन। सोयाबीन का उत्पादन 151.32 लाख मीट्रिक टन, ये भी रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। रेपसीड और सरसों 128.73 लाख मीट्रिक टन। गन्ना 4350.79 लाख मीट्रिक टन। कपास 294.25 लाख गांठे
प्रत्येक गांठ 170 kg की होती है। जूट की बात करें, जूट 83.08 लाख गांठ है, प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की होती है जूट की, और कपास की 170 ग्राम की। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन टोटल 1663.91 लाख मीट्रिक टन, और रबी का खाद्यान्न उत्पादन 1645.27 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। खरीफ चावल का उत्पादन 1206.7 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 के 1132.5 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 74.20 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। रबी का चावल उत्पादन 157.58 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 1154.30 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 1132.92 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 21.38 लाख मीट्रिक टन अधिक है। श्री अन्न का टोटल 137.5 लाख मीट्रिक टन, श्री अन्न रवि का 3081 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। इसके अलावा पोषक और मोटे अनाज का उत्पादन 385.63 लाख मीट्रिक टन, और रबी फसलों में जो है टोटल वो 174.65 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ये आपके डाटा मेंस में काम देगा। हो सकता है प्री में भी आपसे पूछ ले कि हाँ अग्रिम डाटा के अनुसार किस फसल का उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना है। चलो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। वैश्विक जुड़ाव योजना एक शुरू की है। किसने स्टार्ट की है? संस्कृति मंत्रालय की वैश्विक जुड़ाव योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना और भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में विदेशी राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देना, विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत करना और अंतर्देशीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना। वैश्विक जुड़ाव योजना का प्रशासन विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है। इसके 3 घटक हैं। पहला, भारत का उत्सव, भारतीय कला रूपों का अभ्यास करने वाले कलाकारों को भारत महोत्सव के बैनर तले विदेश में प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाता है। लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, कठपुतली, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रयोगात्मक समकालीन नृत्य, शास्त्रीय अर्ध शास्त्रीय संगीत, रंगमंच आदि लोक कला जैसे विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में भारत महोत्सव में प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, भारत विदेश मैत्री सांस्कृतिक समितियों को सहायता अनुदान भी दी जाती है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को योगदान अनुदान जो भारत देता है, जैसे यूनेस्को और ये WIPO को। अगला देखते हैं, ये CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने CRPF की स्थापना के अवसर पर CISF के जवानों को शुभकामनाएं दी। जानते हैं CISF है क्या? CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को हुई थी। भारत की ये CISF भारत की औद्योगिक सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व महत्व रखता है, जो देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना दिवस का नारा क्या है? सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। कार्य इसका मुख्य PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे मेट्रो हो गई या परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह हो गए और ऐतिहासिक स्मारक हो गए। दूसरा, VIP सुरक्षा Z+Z(XY) के रूप में वर्गीय संरक्षित व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस का ऑनरी ऑर्डर मिला है। देखते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री को कोविड महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और समर्थन हेतु ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। इसे नवंबर 2024 में गुयाना में आयोजित भारतीय कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। भारत और बारबाडोस ने
1966 में अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। वर्ष 2021 में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राज्य प्रमुख के पद से हटा दिया और डेम सेंड्रा के साथ बारबाडोस गणराज्य के पहले राज्य प्रमुख या राष्ट्रपति के रूप में विश्व का नवीनतम गणराज्य, यानी इससे पहले ये ब्रिटेन के अंडर में था। बारबाडोस को 30 नवंबर 1966 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्रदान हुई। बारबाडोस की स्थिति देख लेते हैं कहाँ। ये बारबाडोस उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में एक कैरिबियाई द्वीप है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मिया मोटली हैं। चलो अगला देखते हैं। कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 किस किस के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। कौन सा संस्करण है? 12वां। कहाँ आयोजित हुआ? किर्गिस्तान में। कब शुरू हुआ था ये? 2011 में। वार्षिक अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है, यानी इस साल किर्गिस्तान में हो रहा है, तो 13वां संस्करण भारत में होगा। इसमें भारतीय सेना का विशेष बल कौन? पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान के स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है इसका? शहरी और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी तथा विशेष अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास भारत किर्गिस्तान रक्षा सहयोग को मजबूत करने, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ है। ये मध्य एशिया में स्थित किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ फरगाना घाटी साझा करता है। यह क्षेत्र हाइड्रोकार्बन से समृद्ध है, जो इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अगला देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगौर्जन कहाँ किस के बीच होता है? जापान और भारत के बीच। इसका कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण। कहाँ आयोजित हुआ? जापान में। इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत और जापान के बीच क्रमिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है, यानी इस साल जापान में हो रहा तो अगले साल भारत में होगा, जिसके तहत शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट ड्रिल्स भी शामिल हैं। भारत जापान के बीच और दूसरे भी सैन्य अभ्यास होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है वीर गॉर्जन, वायुसेनाओं के मध्य होता है। सैन्य मैत्री वायुसेना के मध्य होता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच ही नौसेना के बीच होता है। और मालाबार में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है। अगले देखते हैं। ये फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, इस वजह से चर्चा में रहा। देख लेते कहाँ। लोकेशन ग्वाटेमाला, यानी ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में उद्गार से तप्त पदार्थ और पायरोक्लास्ट प्रभा निकल रहा है। इसकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ है। यह सियरा माद्रे पर्वत श्रृंखला मध्य अमेरिका में स्थित है। ये ग्वाटेमाला है और सियरा माद्रे श्रृंखला इस तरीके से। ग्वाटेमाला के उत्तर में मैक्सिको है, दक्षिण में होंडुरास और अल सल्वाडोर अवस्थित है। यहाँ के अन्य ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ के अन्य ज्वालामुखी में पकाया ज्वालामुखी, सांता मारिया ज्वालामुखी, टाजू मुल्को ज्वालामुखी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है नौसैनिक अभ्यास बंगोपसागर 25 नौसेनाओं के मध्य हो रहा है। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के मध्य। एक ये समन्वित गश्त का आयोजन इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी कहाँ किया जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से INS रणवीर और बांग्लादेश की नौसेना की मध्य तरफ से DNS अबू उबैदा ने भाग लिया। बंगोपसागर का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका? आतंकवाद रोधी अभियान,
आपदा प्रतिक्रिया और सैन्य सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और सैन्य अभ्यास है, यह संप्रीति। भी भारत और बांग्लादेश के मध्य एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो थल सेना के मध्य होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की किसने? IQAir ने। इसमें भारत में गंभीर प्रदूषण पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत में है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। दिल्ली को एक बार फिर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है, जो 2023 में NCR के अन्य शहरों से आगे निकल गई। सर्वाधिक प्रदूषित शहर पिछली बार की तरह बर्निहाट। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया है। यह कहाँ है? मेघालय में, जहाँ वार्षिक PM2 की सांद्रता PM2.5 की सांद्रता 128.2। सर्वाधिक प्रदूषित देश बात करें, सब टॉप 5 कंट्री, तो इसमें आते हैं चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और भारत। अगला टॉपिक देखते हैं। PM 3.0 योजना लॉन्च की गई है, जिसके द्वारा शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने कब 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया, जिसे PM युवा 3.0 के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को पोषित करना, उन्हें अपने रचनात्मक लेखन कौशल को निखारना। चयन और प्रशिक्षण प्रक्रिया क्या है? अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 50 लेखकों का चयन किया जाएगा। महत्व क्या है? सांस्कृतिक साहित्य आदान प्रदान को बढ़ावा देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूती प्रदान करेगी। इससे पहले युवा 2.0 अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी, जिसकी नींव युवा 1.0 पर की नींव पर बनी है। इसमें लोकतंत्र को मुख्य विषय के रूप में नए सिरे से फोकस किया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और शासन संरचनाओं से जोड़ना है। युवा 1.0 मई 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में युवा 1.0 का उद्घाटन संस्करण लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य युवा लेखकों को सशक्त बनाना और उन्हें भारत के इतिहास और समकालीन कथाओं के पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये आपका टॉपिक हो गया पूरे 9 से 16 के बीच में जो करंट अफेयर रहा था। और अगली वीडियो 17 से 22 पर कल आपको मिल जाएगी। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।